हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खलजी वंश से संबंधित एक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रमुख विषयों, पहला खलजी क्रांति का महत्व और दूसरा अलाउद्दीन खलजी के साम्राज्य विस्तार का मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, ये विषय प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग खलजी क्रांति की पृष्ठभूमि में से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार कर लें ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी। इसने भारत पर कई आक्रमण किए और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई राज्यों पर अपना अधिकार किया। 13 मार्च 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसके विजित प्रदेशों पर अधिकार को लेकर के इसके गुलामों में संघर्ष उत्पन्न हुआ। इनमें ताजुद्दीन यल्दोज गजनी का शासक था। नसरुद्दीन कुबाचा के नियंत्रण में मुल्तान एवं सिंध का क्षेत्र था और लाहौर तथा भारत के अन्य प्रदेश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आए। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर 10 तुर्की शासकों का शासन रहा। इन शासकों को गुलाम वंश के शासक कहा जाता है। हालांकि इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है क्योंकि ये जो शासक थे वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। जो ये गुलाम वंश के जो शासक थे उनमें पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज, चौथा रजिया सुल्तान, पांचवा मुइजुद्दीन बहराम शाह, छठा अलाउद्दीन मसूद शाह, सातवां नसरुद्दीन महमूद, आठवां गयासुद्दीन बलबन, नौवां कैकुबाद और 10वां क्यूमर्स था। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स का सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खलजी था और इसने क्यूमर्स की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और खलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खलजी ने खलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खलजी का भतीजा अलाउद्दीन खलजी था। इसे फिरोज खलजी ने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्रदान की थी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खलजी की हत्या कर दी 22 अक्टूबर 1296 को और दिल्ली सल्तनत का शासन अपने अधिकार में कर लिया। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खलजी का शासन स्थापित हुआ। अब दोस्तों, जो खलजी वंश की स्थापना या फिर दिल्ली सल्तनत पर खलजियों का जब अधिकार हुआ तो खलजियों द्वारा सत्ता की जो प्राप्ति हुई वह केवल वंश का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि इसने ममलूक सुल्तानों या फिर गुलाम वंश के जो सुल्तान थे उनके द्वारा स्थापित परंपराओं में अनेक परिवर्तन भी किए जिनके दूरगामी परिणाम हुए। इसी कारण खलजियों की सत्ता प्राप्ति को एक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ये परिवर्तन जो थे और जो इसके परिणाम हुए उसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं कि आखिर क्यों इसे क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो पहला, जो इल्बरी तुर्क जो प्रारंभिक तुर्की सुल्तान थे गुलाम वंश के, वे इल्बरी तुर्क थे। तो इल्बरी तुर्कों ने
जातिवाद पर बल देते हुए राज्य की आधारशिला जो थी वह तुर्की हितों की सुरक्षा और उन्हीं के सीमित एकाधिकार पर रखी थी। अर्थात इसमें सिर्फ तुर्की हितों को ही प्रश्रय दिया जाता था। बलबन के काल में गैर तुर्की जो थे उनके दमन के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाए गए थे। इसे बलबन से संबंधित एक वीडियो में हम लोग देखेंगे। परंतु खलजियों के सत्ता प्राप्ति से निरंकुश जातीय शासन व्यवस्था की परंपरा जो थी वह समाप्त हो गई। तो खलजियों की सत्ता प्राप्ति के कारण यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। दूसरा कि खलजियों ने कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को महत्व प्रदान किया। अर्थात अभी तक जो कुलीन वर्ग के अमीर थे उन्हें ही शासन प्रशासन में भागीदारी दी जाती थी। तो खलजियों ने जब सत्ता प्राप्त की तो इन्होंने कुलीनता के स्थान पर उन्हें प्रतिभा को उन्होंने महत्व प्रदान किया। अतः अमीर और अधिकारी वर्ग की संरचना में भारतीय एवं अबिसिनियाई मूल के मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आगे देखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि खलजी जो थे उनको सर्वहारा वर्ग का माना जाता था। अर्थात उन्हें जनसाधारण वर्ग का माना जाता था। हालांकि वे भी तुर्क थे और तुर्कों की 64 जातियों में से ही एक थे। लेकिन लंबे समय से अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटवर्ती क्षेत्र में रहने के कारण इनके रीति रिवाजों एवं आदतों में परिवर्तन आ गया था। इस प्रकार यह मिथ्या धारणा समाप्त हो गई कि प्रभुसत्ता पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एकाधिकार है। इसका अनुसरण तुगलक शासकों ने भी किया और उन्होंने भी कुलीनता के स्थान पर प्रतिभा को महत्व दिया। तो खलजियों की सत्ता प्राप्ति का यह एक दूरगामी परिणाम था, जिसमें जनसाधारण को भी उनकी प्रतिभा के बल पर शासन में, प्रशासन में, अमीर वर्ग में उनको स्थान मिला। चौथी बात जो है वह खलजियों ने, विशेषकर अलाउद्दीन ने, धर्म को राजनीति से दूर रखा। उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि राज्य हित में वह शरीयत के नियमों का विरोध कर सकता है। अक्सर प्रारंभिक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि वह राज्य हित में शरीयत के नियमों का विरोध कर सकता है। तो यह अलाउद्दीन खलजी था। तो इस प्रकार खलजी साम्राज्य की स्थापना में जो खलजी राज्य था उसका एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र सामने आया। यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। अब खलजी क्रांति का एक नकारात्मक पहलू भी था। वह यह था कि इससे प्रशासन में सैन्यवादी तत्वों के प्रभाव में वृद्धि हुई। जैसा कि आपको पता है कि खलजियों ने सत्ता जो प्राप्त की थी वह तुर्की अमीरों या उलेमाओं के सहयोग से प्राप्त नहीं की थी। इनकी सत्ता का आधार जो था इनकी सैन्य शक्ति थी। अतः ममलूक सुल्तानों के समय जनसाधारण एवं अमीरों में राज्य भक्ति की जिस भावना का विकास हो रहा था वह कुचल दिया गया। जैसे कि बलबन के मृत्यु के बाद जो भी शासक बनाए गए वह उसी के वंश से संबंधित थे। तो इस प्रकार एक राज्य भक्ति की भावना विकसित हो रही थी। वह खलजी क्रांति के कारण, खलजियों की सत्ता प्राप्ति के कारण यह भावना कुचल दी गई, अर्थात यह समाप्त हो गया। आगे बढ़ें। छठी महत्वपूर्ण बात कि खलजी काल में साम्राज्यवाद की नीति का विकास हुआ। आरंभिक तुर्क सुल्तानों या ममलूक सुल्तानों के काल में अमीर एवं उमरा वर्ग के साथ साथ अन्य भारतीय शासकों के विद्रोह के कारण तुर्की शासन की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी।
अतः ममलूक सुल्तानों, विशेषकर इल्तुतमिश और बलबन का ध्यान भारत में तुर्की शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने की ओर था। अतः ये लोग साम्राज्य विस्तार की बात सोच नहीं सके। खलजियों, विशेष करके अलाउद्दीन खलजी ने उत्तर एवं दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, क्योंकि तब तक भारत में तुर्की शासन का आधार जो था वह मजबूत हो चुका था। इस प्रकार खलजियों की सत्ता प्राप्ति को एक वंश परिवर्तन मात्र के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे एक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। उम्मीद है कि इस तथ्य को आप समझ चुके होंगे और परीक्षाओं में यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन खलजी, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य तक शासन किया, तो उसके साम्राज्य विस्तार की नीति का मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि खलजी काल में साम्राज्यवाद की नीति का विकास हुआ। अलाउद्दीन ने पश्चिमी एवं मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विजय अभियान किए। इसके विजय अभियानों को हम लोग दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे पहला उत्तरी भारत के विजय अभियान और दूसरा दक्षिण भारत के विजय अभियान। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत के विजय अभियान पर चर्चा करते हैं। तो अलाउद्दीन ने उत्तर भारत एवं मध्य भारत में गुजरात, मालवा एवं राजपूताना की विभिन्न रियासतें जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर आदि पर आक्रमण किए। इस क्रम में 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया गया, 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर, 1305 ईस्वी में मालवा पर, 1304-5 में जालौर पर आक्रमण कर अधिकार किया गया। 1311 ईस्वी तक नेपाल, कश्मीर एवं असम को छोड़ करके शेष उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राजनीतिक इतिहास पर मैं एक अलग से अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार से संबंधित तथ्यों पर विचार करेंगे। अब उत्तर भारत के विजय अभियानों के उद्देश्य और इसके लिए अपनाई गई नीति पर चर्चा करते हैं। तो अलाउद्दीन के उत्तर भारतीय विजय अभियानों का उद्देश्य यह था कि मालवा और गुजरात ये घनी आबादी वाले उर्वर क्षेत्र थे तथा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग जो था वह इन्हीं क्षेत्रों से होकर के गुजरते थे। अतः इन पर नियंत्रण स्थापित करना अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। दूसरा कि राजपूताना के अंतर्गत चित्तौड़ एवं रणथंभौर ये जो दो राज्य थे, इनकी स्वतंत्र स्थिति सल्तनत के अस्तित्व के लिए चुनौती थी। अतः इन पर अधिकार करना अलाउद्दीन के लिए मजबूरी था या आवश्यक था। इस प्रकार उत्तर एवं मध्य भारत के जो अभियान थे वह पूर्णतः आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के क्षेत्रों का विजय कर उन्हें शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की नीति अपनाई, अर्थात उन पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार किया गया, उनका विलय किया गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। हालांकि राजपूताना की विभिन्न रियासतों का कभी भी पूर्णतः विलय नहीं किया जा सका। जब हम लोग इस पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग इसे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत के विजय अभियान पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था
जिसने दक्षिण भारत में विजय अभियान किए। दक्षिण में देवगिरी पर पहला आक्रमण अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खलजी जो था उसी के समय किया था, जब वह कड़ा का गवर्नर था, सूबेदार था। पुनः सुल्तान बनने के पश्चात उसके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया था। वारंगल जो था वह तेलंगाना राज्य की राजधानी था और द्वार समुद्र जो था वह होयसल राज्य की राजधानी थी। इस क्रम में देवगिरी पर 1296 ईस्वी में और पुनः 1307-8 और 1312 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। 1296 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था वह तब हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था और जब उसने शासन हस्तगत कर लिया दिल्ली सल्तनत का, तो 1307-8 ईस्वी में और 1312 ईस्वी में 2 बार उसने आक्रमण किए और यह आक्रमण मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था। तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। इस पर 1309-10 ईस्वी में आक्रमण किया गया। होयसल राज्य की राजधानी जो द्वार समुद्र थी उस पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किए गए। अब दक्षिण भारत के जो विजय अभियान थे उनका उद्देश्य क्या था और इस क्रम में अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई, इसे हम देखते हैं। तो अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान जो था वह पूर्णतः आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित था। इसे आप समझ लें कि दक्षिण अभियानों में बड़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे सल्तनत का कोष समृद्ध हुआ। इसी का प्रभाव था कि अलाउद्दीन एवं इसके उत्तराधिकारियों को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। आर्थिक समृद्धि के कारण ही अलाउद्दीन निरंकुश शासन की अवधारणा को मजबूत कर सका। दूसरा कि अपने दक्षिणी अभियानों के लिए अलाउद्दीन ने एक भिन्न नीति अपनाई। प्रथम कि दक्षिणी राज्यों से अपनी संप्रभुता मनवा करके एवं वार्षिक कर प्राप्त करके अलाउद्दीन ने उन्हें आंतरिक प्रशासन की छूट दे दी। यह उत्तर भारत के विजय अभियानों के विपरीत था। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत और मध्य भारत में जो उसने विजय अभियान किए तो उसमें उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में उन क्षेत्रों को लाया गया था। जबकि दक्षिण में जो राज्य थे उन पर जब आक्रमण किए गए तो सिर्फ उनसे अपनी संप्रभुता मनवाई गई और उनसे वार्षिक कर प्राप्त किया गया और साथ में उन्हें आंतरिक प्रशासन की छूट दे दी गई थी। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में यह एक भिन्न नीति थी। इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ देवगिरी में बारंबार विद्रोह होने पर इसे साम्राज्य में मिलाया गया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शासक बनने से पहले उसने 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसके बाद उसने 2 बार आक्रमण किए। तो सिर्फ देवगिरी को ही दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। दक्षिणी राज्यों को साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लाए जाने का कारण था कि दिल्ली से ये क्षेत्र जो थे वह काफ़ी दूर थे, मार्गों में काफ़ी कठिनाइयाँ थी, भौगोलिक बाधाएं थी और संचार एवं आवागमन की सुविधा उतनी विकसित नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की जो नीति होती अगर तो वह असंभव थी। बाद के काल में जैसा कि हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक इसने जो है सो प्रयास किया था दक्षिणी राज्यों के विलय का, तो यह नीति जो थी उसकी विलय की नीति वह असफल हो गई थी। तो इन्हीं कठिनाइयों के कारण इस प्रकार अलाउद्दीन का जो दक्षिणी विजय था वह भारतीय सम्राटों के समान दिग्विजय मात्र था और तात्कालीन परिस्थितियों में यह व्यवहारिक भी
था। आगे बढ़ें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके दक्षिण विजय की नीति का एक नवीन पक्ष यह था कि इस क्रम में उसने शत्रु को मित्र बनाने की नीति अपनाई। जैसे उसने देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव थे उनको दिल्ली बुला करके उनका यथोचित सम्मान किया एवं उपहार दिया, और साथ ही साथ उनको राय रयन की उपाधि उसने प्रदान की थी अलाउद्दीन ने, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को। इसी प्रकार होयसल शासक थे बल्लाल देव, इनका भी सम्मान किया गया था। इसका परिणाम हुआ कि इन शासकों ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान में अन्य राज्यों के खिलाफ अलाउद्दीन की भरपूर मदद की थी। इसे अलाउद्दीन की जो यह नीति थी यह अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति के समान थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर एवं दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के विजय अभियान जो थे वह पूर्णतः राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से प्रेरित थे, और इसमें धार्मिक पुट बिल्कुल भी नहीं था, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मानना है। आगे बढ़ें। अब अलाउद्दीन के विजय अभियानों की सफलता के कारण क्या थे, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो अलाउद्दीन के सफल अभियानों का प्रधान कारण विशेषकर दक्षिण भारत और राजपूताना के संदर्भ में यह था कि विभिन्न राज्य ये जो थे वो आपस में संघर्षरत थे। जैसे जब अलाउद्दीन देवगिरी पर आक्रमण किया तो सिंघन देव जो रामचंद्र देव का जो पुत्र था वह होयसलों से युद्ध कर रहा था। होयसलों के विरुद्ध जब अभियान किया मलिक काफूर ने तो होयसल पांड्यों से संघर्षरत थे, और इसी प्रकार पांड्य राज्य में सत्ता के लिए दो सौतेले भाइयों में संघर्ष हो रहा था। तो ये आपस में ये जो दक्षिणी राज्य थे वे संघर्षरत थे। इन विभिन्न राज्यों में आपसी मतैक्य नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अलाउद्दीन की मदद करके उसके अभियान को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन साथ ही साथ यह बात याद रखनी चाहिए कि अलाउद्दीन जो था वह सैनिक दृष्टि से एक प्रतिभावान शासक था। उसने देवगिरी, चित्तौड़, रणथंभौर तथा मंगोलों के विरुद्ध कई सफल अभियान किए थे। इससे उसकी सैन्य कुशलता प्रमाणित होती है। तो अलाउद्दीन में भी सैनिक कुशलता पर्याप्त रूप से मौजूद थी। आगे बढ़ें। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अलाउद्दीन के श्रेष्ठ सैनिक एवं इसकी कुशल गुप्तचर प्रणाली के साथ साथ जफर खान, अल्प खान, मलिक काफूर जैसे सेनापतियों का सहयोग भी उसके अभियानों की सफलता के मुख्य कारण थे। जब हम लोग खलजियों का राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मलिक काफूर जो था यह गुजरात अभियान में यह प्राप्त हुआ था। यह एक हिंदू हिजड़ा था जिसे गुलाम बना करके नुसरत खान ने ला करके अलाउद्दीन को सौंपा था। 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन के सफल सैन्य अभियानों में उसके जो सेनापति थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परंतु दिल्ली की परिस्थितियां उस समय ऐसी नहीं थी कि अलाउद्दीन स्वयं इन सुदूरवर्ती अभियानों के लिए जा सके। अलाउद्दीन का यह सौभाग्य था कि उसे अल्प खान, जफर खान, मलिक काफूर जैसे सेनापतियों का सहयोग मिला था। तो यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अलाउद्दीन के जो अभियान थे वो सफल क्यों हुए। अब अलाउद्दीन के विजय अभियानों की सफलता वह किस हद तक सफल रहा अपने उद्देश्यों में, इसे देखते हैं। तो जहाँ तक अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार की नीति की सफलता की बात है, दक्षिण में उसकी विजय जो थी न तो अस्थायी थी और न ही पूर्ण थी। देवगिरी एवं होयसल शासकों में
ने निसंदेह उसकी अधीनता मान ली थी, परंतु तेलंगाना शासक प्रताप रुद्रदेव का व्यवहार सदैव शंकापूर्ण बना रहा। पांड्य शासक वीर पांड्य ने अंत तक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। दक्षिण के राज्य विजेता के हटते ही सल्तनत के प्रभाव से मुक्त होने की चेष्टा करने लगते थे। तो ये विजय जो थी अस्थायी नहीं थी और ना ही यह पूर्ण थी, परंतु इस नीति के तहत जो उद्देश्य निहित थे, अगर उनकी चर्चा की जाए तो इसमें अलाउद्दीन अवश्य सफल रहा। अधिकांश दक्षिणी राज्यों को बशवर्ती बना करके उसने वार्षिक कर प्राप्त किया तथा युद्ध में लूट की विशाल संपत्ति उसे प्राप्त हुई। आर्थिक समृद्धि के कारण ही वह अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सका, जिसे हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो दक्षिण विजय के परिणाम जो थे उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जैसे पहला कि दक्षिण भारत अब आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। अब तक वह अछूता था। तुगलक काल में भी अब दक्षिण में आक्रमण किए गए। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान के कारण दक्षिण में बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या बढ़ी। इससे दक्षिण भारत में इस्लामिक संस्कृति का प्रसार हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस संदर्भ में एक मान्यता यह भी है कि इन आक्रमणों से दक्षिण भारत में मुसलमानों एवं इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया की भावना ने जन्म लिया, जिसकी तार्किक परिणति विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के रूप में हुई। तो दोस्तों, अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और खलजी क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका आप सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और परीक्षाओं में जैसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इस अध्ययन सामग्री के आधार पर आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।